गीतांजलि वेट्स धीरज शाह। ये कहानी अदालत का दूसरा भाग है। शालिनी के ऊपर अपने पति भैरव सिंह की दूसरी पत्नी को मारने का मुकदमा चल रहा था, पर शालिनी की दोस्त गीतांजलि और उसके पति धीरज शाह ने सच ढूंढ निकाला और असली खूनी भैरव सिंह ही निकला। भैरव सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई और शालिनी को उसका बच्चा बॉबी वापस मिल गया। ये कहानी धीरज शाह और गीतांजलि की है। क्या कर रही हो शालिनी? सूटकेस क्यों लगा रही हो? वैसे ही एक बार पापा मम्मी के घर देखने का मन किया। मुद्दतों से वहां ताला लगा हुआ है। पड़ोस के शर्मा जी और गुप्ता जी से बोलकर आई थी कि अगर कोई अच्छा खरीदार मिले तो मुझे सूचित करें। कल शर्मा जी का फोन आया था, कह रहे थे 2-3 अच्छे ग्राहक मिले हैं, 1.5 से 2 करोड़ के बीच दाम लगा रहे थे। सोच रही हूँ मकान को बेचकर कुछ बॉबी के नाम से जमा कर दूं और बाकी फिक्स डिपॉजिट कर दूं। कल भैरव सिंह को फांसी लगनी है, उसके बाद चली जाना। आज तुम लोग धीरज के साथ भैरव सिंह से मिलने गए थे, क्या कह रहा था? गीतांजलि, अंत समय में आदमी में बहुत परिवर्तन आ जाता है। अपने किए पर बहुत पश्चाताप कर रहा था। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बॉबी के नाम कर दी है और मुझे उसका ट्रस्टी बना दिया है। कह रहा था बॉबी को कभी उसकी असलियत मत बताना। मुझसे कह रहा था भूल जाना, मुझे कभी याद मत करना कि तुम्हारे जीवन में कोई राक्षस आया था। जब हम लोग आने लगे तो फूट फूट कर रोने लगा। मुझे उस इंसान की याद आई जिससे शायद मैंने कभी प्यार और शादी की थी। सच पूछो तो गीतांजलि, मैं तो आशा ही छोड़ बैठी थी, लेकिन धीरज शाह ने अंत तक आशा नहीं छोड़ी। अंत समय में उन्होंने बाजी पलट दी। उन्होंने मुझे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। धन्य हो तुम जो तुम्हें धीरज शाह जैसा जीवन साथी मिला है। तुम लोग की तो लव मैरिज थी ना? यही समझ लो शालिनी, हमारे प्यार की शुरुआत नोक झोंक लड़ाई झगड़े से हुई थी और बाद में प्यार में तब्दील हो गई। तुम्हारी ही तरह धीरज ने मुझे भी मौत के मुंह से बचाया था। दरअसल उसे एक अजीब सा जुनून है। वह अंतिम क्षणों तक हार नहीं मानता। अपने सच्चे मुवक्किल को बचाने के लिए धीरज किसी भी हद तक जा सकता है। क्या हुआ? मुझे अपनी कहानी सुनाओ ना। अरे फिर कभी फुर्सत में सुनाऊंगी। इससे ज्यादा फुर्सत कम मिलेगी। घर का सारा काम भी निबट चुका है, बॉबी सो गया है, जल्दी तो उठने वाला है नहीं। सुनाओ ना प्लीज। आज का दिन बहुत डिप्रेसिंग सा रहा है। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे अच्छी नींद आ जाएगी। तुम और धीरज दुनिया में मेरे सबसे पसंदीदा कपल हो। ठीक है तो सुनो, मैं तुम्हें फ्लैशबैक में ले चलती हूँ। धीरज के परम मित्र आकाश के विवाह का अवसर था। आकाश की दुल्हन आकृति के डैडी उन दिनों भूटान एम्बेसी में कार्यरत थे। आकाश मेरे मामा जी का लड़का है, यानी मेरा भाई है। मामा जी का अहमदाबाद में साड़ियों घाघरा चोली का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। मामा जी ने भूटान में 3 बहुत बढ़िया होटल 10 दिन के लिए बुक करा लिए थे। उन दिनों धीरज लंदन में कानून की पढ़ाई करने गया हुआ था। फाइनल का नतीजा काफी बढ़िया आया। धीरज इंडिया आने का प्रोग्राम बना ही रहा था कि उसे आकाश का फोन आया। आकाश ने बताया कि वह विवाह कर रहा है और धीरज को पहली फ्लाइट से भूटान आने का न्योता दे दिया। जोश और उत्साह से भरा धीरज आकाश की शादी में हिस्सा लेने तुरंत ही भूटान के लिए रवाना हो गया। दोनों दोस्त बड़ी गर्मजोशी से मिले। आकाश ने कहा, मुझे तो आशा ही नहीं थी कि तू इतनी जल्दी आ जाएगा। चल, अब आ गया है तो उस शादी का पूरा चार्ज तेरे पास ही रहेगा। आजा बैठ, चाय पी ले, फिर उसके बाद मैं चलकर तुम्हें सारे होटल दिखा देता हूँ जो हमने किराए पर लिए हैं। चाय पीने के बाद आकाश धीरज को होटल दिखाने ले गया। आकाश ने बताया, देखो ये दोनों होटल आमने सामने हैं। इनके कमरों की चाबी तुम्हारे पास रहेगी। तुम अपने हिसाब से आने वालों को अलॉट कर देना। और हाँ, एक और जरूरी काम है। कल मेरे मामा जी की बेटी गीतांजलि आ रही है। उसे तुम्हें ही पिक करने एयरपोर्ट जाना होगा।
अरे भाई, लेकिन मैं गीतांजलि को पहचानूंगा कैसे? एक पोस्टर बनाकर मैं तुम्हें दूंगा, एयरपोर्ट के बाहर उसे लेकर खड़े हो जाना, वह खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। मैं उसे पहले ही तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ। वैसे गीतांजलि बहुत स्मार्ट, 5 फुट 5 इंच लंबी और देखने में बहुत ग्रेसफुल लगती है। तू उसे देखते ही पहचान लेगा। आफ्टर ऑल लंदन से बैरिस्टर बन के आया है मेरा दोस्त। ठीक है बेटा, तेरे लिए ड्राइवरी भी करूंगा, पर कहीं गीतांजलि मुझे ड्राइवर न समझ ले। ठीक है बेटा, तेरी सिस्टर को ले आऊंगा वहां से, लेकिन अब तू ये देवानंद बनना छोड़ दे और सीधा जॉनी वॉकर बन जा, क्योंकि अब तेरी शादी होने जा रही है। धीरज एयरपोर्ट के बाहर खड़ा होकर सभी निकलने वालों को, खासकर लड़कियों को गौर से देख रहा था। तभी हवा का ताजा झोंका आया। एक बहुत ही स्मार्ट सी सुंदर लड़की टॉप और जीन्स में 2 भारी सूटकेस ट्रॉली पर लेकर आती दिखी। उसके खुले हुए लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। धीरज के मन ने कहा, काश यही गीतांजलि हो तो सफर हसीन बन जाए। धीरज के शायर मन से एक आवाज आई, एक उम्र गुजरी बेचारी में, तब तुम नजर आए। छोड़ा घर भार हमने, किस्मत आजमा के आए। अब आए हो तो बेजार को सहारा सा मिला है, इस थकी अकेली नाव को किनारा सा मिला है। और वह लड़की मैं ही थी। वाह बेटा, अपने मुझसे अपनी ही तारीफ। अरे यार, वो कहानी ही क्या जिसमें थोड़ा एक खूबसूरत लड़की ना हो। खैर, मैं सीधे धीरज के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, यह सामान उठा लो। धीरज ने मनी मन कहा, अच्छा, तो इसका मतलब ये मुझे ड्राइवर समझ रही है। धीरज ने मुझे गुड मॉर्निंग किया और मेरे दोनों ट्रॉली सूटकेस सरकाते हुए गाड़ी पार्किंग की और चल दिया। मैं कार के पीछे का गेट खोलकर बैठने लगी। धीरज ने टोकते हुए कहा, हेलो 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 मैडम, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, आकाश का दोस्त हूँ, शराफत से आगे बैठिए। लेकिन देखने में तो बिल्कुल ड्राइवर ही लग रहे हो। तो आप कौन सा, बड़ी स्मार्ट और ग्रेसफुल लग रही हैं। तो फिर एयरपोर्ट पर मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे थे? जैसे पहले कभी किसी लड़की को देखा ही ना, ऐसे घूर के देख रहे थे मुझे। अरे भाई, वो आकाश ने कहा था गीतांजलि बहुत स्मार्ट और ग्रेसफुल है, वही देख रहा था कि उसे तुम किधर से ग्रेसफुल और स्मार्ट नजर आई। चलो, बेकार में समय बर्बाद मत करो। अच्छा चलिए, तो बैठिए। और हाँ, एक बात और बता दीजिए, क्या शादी के बाद आप भूटान में ही बस जाएंगी? क्यों ऐसे बेकार के सवाल कर रहे हो? नहीं नहीं, इतने बड़े बड़े 2 सूटकेस देखकर मेरे दिल में ख्याल आया। तो आपके मन में बेकार के ख्याल भी आते? अच्छा होता भैया, आपकी जगह किसी और को भेज देते। अब चलिए भी, शादी की तैयारी देखने का बहुत मन कर रहा है। शालिनी उस समय तो मुझे लगा कैसा अकड़ू बदतमीज आदमी है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपकी शादी होने जा रही हो। बेकार की बातें बहुत करते हैं मिस्टर धीरज शाह। भैया ने आपके बारे में मुझे बता रखा है कि वह मुझे एयरपोर्ट से लेने के लिए एक लंदन रिटर्न बैरिस्टर को भेज रहे हैं। कह रहे थे बस एक कमी है उसमें कि पकाता बहुत है, कुछ ज्यादा ही उत्साही है। नहीं नहीं, आकाश मेरे बारे में ऐसी बात कर ही नहीं सकता। वास्तव में गीतांजलि, मैं कल रात ही भूटान आया हूँ। आते ही हम लोग शादी की तैयारी के बारे में बात करने लगे। तमाम इधर उधर की बातें हुई, सोते सोते 1 बज गया और सुबह आपको लेने चल दिया। इसलिए नींद आ रही है, इसलिए आपका मनोरंजन कर रहा हूँ ताकि नींद ना आए। अब ये तो मुझे ही मालूम है कि आप मनोरंजन कर रहे हैं या मुझे बोर कर रहे हैं। अगर वाकई नींद आ रही है तो क्या ड्राइविंग मैं करूं? अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, मुझे अभी थोड़ी सी और दुनिया देखनी है, और फिर आकाश भी बुरा मानेगा। चलिए चलते हैं, सीट बेल्ट बांध लीजिए, यह भारत नहीं भूटान है। ठीक है, बांध रही हूँ, पर आप मुझे कम देखिए और गाड़ी चलाने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आराम से चलाइए, ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ी रास्ते हैं। मैं हरे भरे पर्वतों को देख रही थी। हरे भरे पहाड़ों पर गिरती सूरज की किरणें एक मनोरम दृश्य उत्पन्न कर रही थी।
लग रहा था सपनों की दुनिया में आ गए। अनायास ही मेरे मुख से निकला, कितने अद्भुत दृश्य हैं। अभी तो कुछ नहीं गीतांजलि जी, असली सुंदरता तो आगे आने वाली है। इसलिए इतने पर्यटक भूटान घूमने आते हैं। शायद आपको मालूम न हो, भूटान का असली रोजगार सैलानियों पर ही निर्भर करता है। सैलानी ही यहाँ के खजाने को हरा भरा रखते हैं। भूटान में न तो कोई कारखाना है, न ही कोई काम। यहाँ के लोग सैलानियों की देखभाल के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करते। भूटान में बहुत अच्छे अच्छे पिकनिक स्पॉट है और मैं आपको सारे पिकनिक स्पॉट दिखाऊंगा। अरे वैसे बाय द वे, क्या हम लोग भूटान पिकनिक स्पॉट देखने आए? शायद कोई शादी भी तो है यहाँ पर जिसमें हम शामिल होने के लिए आए हैं। कार चलाने में ध्यान रखिए मिस्टर, मुझे कोई पिकनिक स्पॉट नहीं देखना। अरे मैं तो आपकी वजह से कह रहा था। मैं तो पहले भी 3 बार भूटान आ चुका हूँ और सारे पिकनिक स्पॉट देख चुका हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल कार चलाइए आप। उसके बाद जो हुआ शालिनी, ओफो, वो मेरी जिंदगी का मौत से पहला साक्षात्कार मान लो। और पहली बार जब धीरज ने मुझे बताया, कार चलाते चलाते अचानक बहुत तेजी से डिसबैलेंस हुई और दाईं ओर खाई की तरफ मुड़ गई। धीरज ने भी पूरी जोर से ब्रेक मारी और बार बार कार को खाई में गिरने से बचा लिया। मैं बहुत तेज से चीखी। धीरज ने तुरंत कार को बंद कर दिया। मैं बुरी तरह से धीरज पर बिगड़ने लगी। जब गाड़ी चलाने नहीं आती तो लेकर क्यों निकले, अभी दोनों मरते ना। मैं उसको उल्टा सीधा बोलने लगी। धीरज तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और देखा अगला पहिया पंक्चर हो गया था। मैडम नीचे आ जाइए, और डांटना ही है तो आकाश को डांटिएगा। देखिए अगला पहिया पंचर हो गया है, इसमें मेरी क्या गलती है? पंचर होने की वजह से कार डिसबैलेंस हो गई। अब माफी मांगिए मुझसे। माफी? माफी किस बात की? अभी तो आप दोनों की लाइफ का ही दी एंड कर रहे थे। शालिनी फिर मैंने कुछ सोच कर कहा, तो अब हम क्या करेंगे? अरे करना क्या है, आकाश को फोन करेंगे, वह दूसरी गाड़ी भेजेगा। तब तक इन हसीन वादियों का अवलोकन करेंगे। क्या मतलब? कब भैया दूसरी गाड़ी भेजेंगे? कब वो यहाँ आएगी? क्या आपको पहिए के 4 पेच खोले नहीं आते? देखिए डिक्की में स्टेपनी होगी, इस पंक्चर टायर को निकालकर स्टेपनी लगा दीजिए। क्या आपको इतना सा काम नहीं आता? आप तो मैडम ऐसे कह रही हैं जैसे टायर बदलना बहुत ही आसान काम हो। आप जितना आसान काम समझ रही हैं उतना आसान काम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप साथ देने का वादा करें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। टायर बदलने में भला मैं क्या मदद करूंगी आपकी? बस आप मेरी तारीफ करती रहिए और आकाश को फोन करके बता दीजिए कि हम लोग यहाँ फंस गए हैं, थोड़ी देर लग जाएगी। जितने में मैं फोन पर बात करती रही, धीरज ने टायर बदली कर दिया और कहा, चलिए मैम आइए, टायर बदली हो गया, आइए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। धीरज मुझे वह खाई दिखाने ले गया जहाँ कार गिर सकती थी। अगर सही समय ब्रेक ना लगे होते, मैंने झांक कर देखा, मेरे मुंह से निकला, ओ माय गॉड, अगर गिर जाते तो हमारी तो हड्डियां भी नहीं मिलती। धन्यवाद करिए मेरी कुशल ड्राइविंग का कि आपको बाल बाल बचा लिया। अब बैठिए कार में। आकाश को फोन कर दिया आपने? अभी कर रही हूँ। अभी तक तो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। यानी आधे घंटे से आप अपने फ्रेंड से बात कर रही थी? काम का फोन तो किया नहीं, बेकार की गप्पे मार रही थी अपनी सहेली से। आप लड़कियों में यही एक नुक्स है। आपको पता भी है मैं काम की बातें ही कर रही थी या बेकार की? मिस्टर, बहुत काम की बातें हो रही थी मेरी अपनी सहेली से। थोड़ी दूर के बाद एक रोड साइड कैफेटेरिया पड़ा। धीरज ने गाड़ी को वहां रोक दिया और बोला, वहां तो आपको बहुत ऑयली ब्रेकफास्ट मिलेगा, क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक एक कप कॉफी और तंदूरी पाव का आनंद ले लें। मैं जब भी भूटान आता हूँ यहीं ब्रेकफास्ट करता हूँ। पता नहीं आप कैसे आदमी हैं, कभी भी कहीं भी कार रोक देते हैं। मुझे नहीं करना यहाँ पर किसी तरह का ब्रेकफास्ट, सीधे होटल चलिए, जैसा भी होगा वहीं खाएंगे। अरे गीतांजलि जी मान जाइए मेरी बात,
ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे कुछ खाने पीने में। होटल पहुंचने में अभी 2 घंटे से कम नहीं लगने वाले। ठीक है, आप बैठकर खाइए, मैं इतने वॉशरूम होकर आती हूँ। धीरज वेटर को सेट कर लिया, 2 कॉफी और 2 तंदूरी पाव का ऑर्डर दे दिया। मैं आकर बैठी तभी वेटर ऑर्डर का सामान ले आया और मेज पर लगा दिया। वेटर कहने लगा, साहब, आप बहुत दिनों बाद आए। इस बार तो आप मेम साहब के साथ आए हैं। लगता है यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। धीरज कुछ कहने ही वाला था कि मैंने कहा, हनीमून पर नहीं भैया, हम लोग यहाँ रक्षाबंधन मनाने आए। ये मेरे मुंह बोले भाई हैं। अरे कमाल है, मैं आपका मुंह बोला भाई हूँ और मुझे पता तक नहीं। खैर छोड़िए, आप नाश्ता कर लीजिए। मैं पहले ही कह चुकी हूँ ना, मुझे बिल्कुल नहीं खाना। अच्छा कॉफी तो पी लीजिए, बेकार जाएगी। अरे मुझे कुछ नहीं खाना पीना, मैं आपकी तरह भुक्कड़ नहीं हूँ। चलिए आपकी जैसी इच्छा। वैसे नाश्ता है बहुत यम्मी। वेटर प्लीज इनके नाश्ते को रास्ते के लिए पैक कर दो। जाने मन जाने मन जाने मन, मेरे 2 नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने। एक विदेशी जोड़ा वहाँ आपस में प्यार कर रहे थे। मुझे गौर से उनको देखते हुए धीरज ने कहा, चला जाए, ये लोग तो बेशर्म है, ऐसे ही लगे रहते हैं आपस में। मिस्टर, मैं उन लोगों को नहीं देख रही, उनके बगल में रखा फिश एक्वेरियम देख रही थी। वह तो मुझे ही पता है कि आप क्या देख रही थी। होटल का रास्ता काफी लंबा था, मुझे भी अब भूख लगने लगी थी। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने पैक किया और नाश्ता खोल दिया। एक बार धीरज की ओर देखा, हल्का सा झेप कर मुस्कुराई और फिर तंदूरी पाव खाने लगी। धीरज ने पूछा, टेस्टी है ना? मैं कुछ नहीं बोली, बस से हिला दिया। काफी देर और चलने के बाद मैंने पूछा, इतनी देर हो गई, कब आएगा होटल? बस अब आ गया समझिए। वह सामने जो पहाड़ दिख रहा है बस उसके पीछे असली भूटान है। एयरपोर्ट से तो बहुत दूर है। हाँ वैसे तो केवल 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन घुमावदार रास्ते होने की वजह से दूर लगता है। वो देखिए सामने सजावट दिखाई दे रही है, वही हमारी मंजिल है। कहिए कैसी रही मेरी ड्राइविंग और कैसा रहा आपका सफर? ड्राइविंग बिल्कुल बकवास, और सफर का तो कुछ कहिए ही नहीं। सफर तो मेरा बिल्कुल बोर रहा। आकाश ने आकर मुझे रिसीव किया और बोला, कैसी हो गीतांजलि, कैसा रहा तुम्हारा सफर? इतनी देर कैसे हो गई तुम लोगों को? अरे भैया, सफर तो बड़ा अच्छा होता अगर आपने इन चैटर बॉक्स धीरज को की जगह किसी और को भेजा होता। रास्ते में ये कभी भी चुप नहीं रहे, सारे रास्ते चक 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 करते रहे, और एक जगह तो बंदे ने बिल्कुल मरवा ही दिया होता। 5 इंच से जिंदगी बची है, वरना सीधे खाई में गिर गए होते। धीरज जो डिक्की से सामान उतरवा रहा था कहने लगा, यार सुन, पहले तो यह मुझे ड्राइवर की तरह ट्रीट करने लगी, फिर सीधे हाथ का टायर पंचर हो गया और गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। इसमें मेरी क्या गलती है? रास्ते में कहने लगी भूटान में कौन कौन से पिकनिक स्पॉट हैं मुझे सब देखने हैं। मैंने इससे कहा, भाई तुम शायद शादी भी अटेंड करने आई हो या केवल पिकनिक स्पॉट देखने आई हो? बस इसी बात पर सारे रास्ते लेक्चर देती आई है। भैया ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब बातें अपने मन से बना रहे हैं। मैं जानता हूं अपने दोस्त को, और अब तो यह एडवोकेसी करने जा रहा है, और एडवोकेट का तो झूठ बोलना प्रथम गुण होता है। क्या यार आकाश, तू भी अपनी बहन का साथ दे रहा है। तुम नहीं कह रहे थे कि 10 दिन के लिए तुमने सब लोगों को इसलिए बुलाया है कि सब भूटान के प्राकृतिक रंगीन नजारों का आनंद ले सकें? हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ भाई। मैरिज 8 तारीख की है, आज क्या तारीख है? 2। 10 के करीब हमारे पास गाड़ियां हैं, जी भर के घूमो भूटान, ताकि हमेशा तुम्हें मेरा विवाह तो याद रहे। ठीक है तो गीतांजलि और मैं कल ही निकल जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पर। टाइगर हिल देखेंगे और वह गौतम बुद्ध की चोटी देखेंगे जो यहाँ से दिख रही है, उसे देखने जाएंगे। क्यों, क्या कहती हो गीतांजलि? क्या मजाक की बात है, तुम्हारे साथ तो लॉन्ग ड्राइव पर? ना बाबा ना, तुम्हारे साथ तो मैं एक होटल से दूसरे होटल भी ना जाऊं, और तुम बात कर रहे हो एक साथ टाइगर हिल देखने की।
लड़ने के बाद तुम लोग डिसाइड कर लेना कि कौन किसके साथ जाएगा। फिलहाल तो कुछ खा पी लो, इसके बाद धीरज तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा। चलिए, मुझसे फ्रेंडशिप का आपको यह तो फायदा होगा कि आपको बेस्ट होटल में वीआईपी सूट दिया जाएगा। होटल की तरफ जाते हुए धीरज ने कहा, देखिए यह वह हाल है जिसमें सारे फंक्शन किए जाएंगे। इसी के पास में मैं आपको एक रूम दिला देता हूँ, फंक्शन हॉल के पास में रहेगा। जब आप थक जाएं आके अपने रूम में आराम कर लिया। क्यों, ठीक है ना? वह तो मैं रूम देखकर ही बताऊंगी कि अच्छा रहेगा कि नहीं। धीरज जानबूझकर मुझे एक छोटे से रूम में ले गया जिसमें फंक्शन का सारा सामान रखा जाता है। वहां पर एक टूटा हुआ पलंग और एक छोटी सी मेज पड़ी हुई थी। रूम दिखाते हुए धीरज ने कहा, देखिए है ना 5 स्टार होटल का 5 स्टार रूम। हाँ, आपके लिए बिल्कुल सही है। अब मेरा रूम भी दिखा दीजिए। अरे यही तो है आपका रूम, क्यों पसंद नहीं आया क्या? देखिए मिस्टर धीरज, आप होंगे लंदन रिटर्न बैरिस्टर, लेकिन मैं ज्यादा मजाक बर्दाश्त नहीं करती हूँ। सीधे से कमरा दिखाइए, नहीं तो मैं अभी आकाश भैया के पास जा रही हूँ। अच्छा सॉरी भैया, आइए, यह 212 नंबर यह आपका रूम है और इसके बगल वाला रूम आपके मम्मी पापा को दिया जाएगा जब वे भूटान आएंगे। रूम नंबर 212 वास्तव में बहुत अच्छा, बड़ा और लग्जरी रूम था। हाँ, यह रूम ठीक है। अब आप अपने रूम में चले जाइए। देखिए पलंग का एक पाया टूटा हुआ है और कुछ ईंट ले जाइए, पाए की जगह लगा लीजिएगा, वरना रात में नीचे गिर सकते हैं। सही सलाह दे रही हैं मुझे, लेकिन मेरा रूम यहाँ नहीं, दूल्हे के रूम के पास में है। अच्छा, काफी फैमिलीज आ गई हैं। मैं सोच रहा था कि शाम को बड़े हॉल में गेट टुगेदर कर लें, सबका एक दूसरे से परिचय हो जाएगा और हम इन 6-7 दिनों का प्रोग्राम डिस्कस कर लेंगे। हाँ, आइडिया बुरा भी नहीं है। तो ठीक है, हम लोग शाम को मिलते हैं। हाँ, शाम को 10-12 परिवार और आकाश के कुछ मित्र आ चुके थे। सब लोग शाम को हॉल में मिले। आपस में सब लोगों ने एक दूसरे से परिचय किया और हफ्ते भर का प्रोग्राम तय किया। धीरज ने सभी छोटे बच्चों से दोस्ती कर ली थी। उसने सबको चॉकलेट और बिस्किट खाने को दिए। बच्चों को भी धीरज का स्वभाव बहुत पसंद। अगले दिन गाड़ियों में सब लोग टाइगर हिल्स और चोटी पर बनी गौतम बुद्ध की मूर्ति को देखने के लिए होटल में से चलने के लिए एकत्रित हुए। सब बच्चे अपने प्रिय भैया धीरज की कार में बैठ गए। धीरज ने बच्चों से कुछ कान में कहा और सारे बच्चे मुझे अपनी कार की ओर खींचने लगे। आप हमारे साथ चलिए दीदी, आप हमारे साथ चलिए। मैंने कहा, बच्चों मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठना चाहती हूँ, पर बच्चे नहीं माने और जबरदस्ती मुझे धीरज की कार में बिठा ही दिया। धीरज जिस कार में बैठा था वो ऊपर से खुली हुई थी। मैंने नाखुश होते हुए धीरज से कहा, मैं जानती हूँ बच्चों में चाबी आप भर रहे हैं। बहुत कमाल सुस्त किए आप। अरे भाई, मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा हूँ, मैं कैसे बच्चों में चाबी भर सकता हूँ? बोलो बच्चों, क्या मैंने तुम्हें किससे कुछ कहा? नहीं ना? देखिए सारे बच्चे मना कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका लक अच्छा है, आपको बेस्ट कार और सबसे कुशल चालक की गाड़ी में बैठने का मौका मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यह आपके पिछले जन्मों का अच्छे कर्मों का फल है। मुझे लग रहा है मुझे मेरे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। एक एक कर 4 गाड़ियां धीरज की कार से आगे चल रही थी। बच्चे शोर मचा रहे थे, भैया इन्हें पीछे कर दो और तेज चलाओ, भैया और तेज, भैया और तेज। जैसे ही धीरज किसी कार को पछाड़ता, बच्चे जोर जोर से शोर मचाते, वाओ हमारी कार आगे हो गई, भैया अब इस नीली गाड़ी को पिछाड़ो। मैंने जोर से कहा, क्या कर रहे हो धीरज? बच्चों के साथ तुम भी बच्चा बन रहे हो क्या? आराम से गाड़ी चलाओ, नहीं तो मुझे यहीं उतार दो, मैं तुम्हारी बकवास ड्राइविंग देख चुकी हूँ। बच्चे कहने लगे, दीदी प्लीज, भैया बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, कल हम रात को बाजार लेकर गए थे। बस दीदी 2 गाड़ी बची है, इन्हें पछाड़ लेने दीजिए, फिर हम कुछ नहीं करेंगे। थोड़ी देर में धीरज की कार सबसे आगे हो गई। बच्चे बड़े प्रसन्न हुए, पीछे वाली गाड़ियों को अंगूठा दिखा रहे थे। धीरज ने मुझसे कहा, देखिए कितनी शानदार गाड़ी चलाई मैंने। अरे रहने दीजिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बनो, तुम्हारा नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। अच्छा सच? इतनी अच्छी गाड़ी चलाता हूँ मैं?
नो, तुम्हारा नाम बकवास गाड़ी चलाने वालों में दर्ज होना चाहिए, समझे भाई। टाइगर हिल पर तय हुआ कि बच्चे वहीं पार्क में खेलेंगे और कुछ अंकल आंटी जो बिल्कुल टाइगर हिल पर नहीं जाना चाहते थे वह इन बच्चों की देखभाल करेंगे। कुछ लोगों ने घोड़े पर जाना तय किया, कुछ कम उम्र के जवान लड़के लड़कियों ने ट्रैकिंग कर टाइगर हिल पर जाने का निश्चय किया। धीरज ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे सुनिए गीतांजलि जी, आप रहने दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। आप यहीं जाकर बच्चों के साथ लुका छुपी खेलिए। ट्रैकिंग करना आप जैसे लोगों का काम नहीं, बड़ा ऊंचा पहाड़ है, आप जैसी नाजुक लड़की के बस की बात नहीं है। आपसे पूछा किसी ने क्या? आप मेरे विषय में निर्णय लेने वाले होते कौन है? मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आपसे पहले टाइगर हिल पर चढ़कर दिखाऊंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है, चलिए देखते हैं। ट्रेनर्स ने सभी ट्रैकिंग करने वालों को हुक से बांध दिया और एक बेल्ट से उसके दूसरे साथी को भी जोड़ दिया ताकि कोई हादसा ना होने पाए। चढ़ने में मैंने वास्तव में काफी फुर्ती दिखाई। कम वजन होने के कारण मैं काफी तेजी से ट्रैकिंग कर रही थी। धीरज काफी पीछे रह गया था। जब टाइगर हिल्स दिखाई देने लगी, बस थोड़ा सा फासला रह गया, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया। अब तो याद भी नहीं किस चीज से फिसला था। मेरी बड़े जोर से चीख निकली जो औरों के साथ धीरज को भी सुनाई दी। हुक में बंधे होने के कारण मैं हवा में झूल रही थी और सच बताऊं शालिनी, ये तो मौत से मेरा दूसरा साक्षात्कार था। धीरज ने तुरंत अपनी बेल्ट में बंधी मेरी बेल्ट को अपनी ओर खींचा, जिससे मैं पहाड़ के निकट आ गई। मैंने पहाड़ को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन मेरे चेहरे पर आए भाव और पसीना साफ बयां कर रहा था कि इतनी ऊंचाई पर हवा में लटकने के कारण मैं काफी पशोपेश में पड़ गई थी। कुछ पल आराम करके मैं पुनः टाइगर हिल की ओर बढ़ने लगी। टाइगर हिल पर सभी लोगों में मैं सबसे पहले चढ़ी। ऊपर जाकर सभी ने मुझे थम्स अप करके बताया कि मैं प्रथम आई हूँ। ऊपर जाकर सभी लोगों ने मेरी प्रशंसा की और कहा, अगर धीरज अपनी बेल्ट से गीतांजलि को पहाड़ की ओर नहीं खींचता तो कुछ भी हो सकता था। उस दिन मेरे दिल में धीरज के लिए खास जगह बन गई थी। मैंने विजयी स्वर में उससे कहा था, क्यों, क्या हुआ? आप तो कह रहे थे मुझसे ना हो पाएगा, हरा दिया ना आपको। अरे वह हादसा हो गया था ना आपके साथ, इसलिए आपको जीतने दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को अंगूर खट्टे लग रहे हैं? अब एक और ट्रीट आप पर जुड़ गई। वाह वाह, क्या बात है, जीती भी मैं और पार्टी भी मैं ही दूं। ऐसा आपके लंदन में होता होगा, हमारे यहाँ तो हारने वाला ही पार्टी देता है। ठीक है, हम दे देंगे पार्टी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे अब आप पर 2 एहसान हो गए, एक बार एयरपोर्ट से आते हुए आपकी जान बचाई और दूसरी बार जब आप हवा में लटकी हुई थी। अरे मैं तो आपके एहसानों के तले दबी जा रही हूँ। अब और एहसान मुझ पर मत कीजिएगा, नहीं तो मैं तो सहन ही नहीं कर पाऊंगी। टाइगर हिल से लौटते हुए सभी लोग हिल टॉप पर बनी गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा देखने गए। सभी आश्चर्य में थे कि इतनी ऊंचाई पर इतना मटेरियल आया कैसे होगा जिससे इस भव्य बिल्डिंग और प्रतिमा का निर्माण संभव हुआ। सभी ने होटल पहुंचकर आकाश को पूरी यात्रा का वर्णन सुनाया और दोनों जगहों की भूरी भूरी प्रशंसा की। आकाश ने कहा, उस समय कल और परसों आप लोग दूसरे पर्यटन स्थल देख लें। भूटान में अनेकों मोनेस्ट्रीज, बुद्ध मंदिर और प्राकृतिक पिकनिक स्पॉट्स हैं जो आपका मन मोह लेंगे। फिर धीरज ने बोला, कल तू भी चलना यार हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखते हैं। वैसे आज रात को तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, नाचना गाना धमाल मचाना, और क्या, तेरी शादी को यादगार जो बनाना है। मन तेरे 2 नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे 2 नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं, तुम्हारा मन जाने मन ओ जाने मन। उस रात नाचे सब लोग, खूब गाने गाए। सब लोगों ने देशी विदेशी धुनों पर डांस किए। इस नाच गाने के बीच मेरा ध्यान मेरी उंगली पर गया और मैं अचानक से बहुत परेशान सी हो गई। आकाश के पूछने पर मैंने उसे बताया कि मेरी कीमती हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई है और मिल नहीं रही है।
सब लोग इधर उधर अंगूठी को ढूंढने लगे, लेकिन धीरज निश्चित बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। आकाश ने इस समय धीरज से कहा, तुम क्यों बैठे हो यहाँ? तुम भी हम लोग की कुछ मदद कर दो ना। भैया इन्हें रहने दीजिए, अगर गलती से इन्हें अंगूठी मिल गई तो मुझ पर इनका एक एहसान और हो जाएगा, मैंने भैया से कहा। लेकिन एक एहसान आप पर फिर हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी अंगूठी कहाँ है। अबे, क्या सच तेरे को पता है और कुछ बोल नहीं रहा? देख नहीं रहा हम सब लोग अंगूठी ढूंढ रहे हैं, बता कहाँ अंगूठी? उस समय मेरे चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लौट आई। धीरज ने पूछा उनसे, आप कौन सी उंगली में अंगूठी पहनती हैं? क्या अंगूठी आपकी उंगली में ढीली आती है? हाँ, थोड़ी ढीली तो थी। धीरज ने आकाश के कान में कुछ कहा और आकाश ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सही कह रहे हो, 100% सही प्यारे लाल। अंगूठी चोर मेरे मोबाइल की वीडियो में कैद है। जब वह सब हो रहा था तो मैं उस समय वीडियो ही बना रहा था। आकाश ने बहुत जोर जोर से सबसे कहा, अरे सुनिए, मत ढूंढिए अंगूठी, अंगूठी मिल गई है। सब लोगों ने संतोष की सांस ली, लेकिन एक सज्जन जिनका नाम मुकेश था और जो ज्यादा ही जोर शोर से डांस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने बौखला कर अपनी जेब में हाथ डाला। आकाश ने तुरंत उसके पास पहुंचकर चुपके से कहा, ला मुकेश के बच्चे, अभी तक तुमने बचपन की गंदी आदत नहीं छोड़ी। चुपचाप अंगूठी मुझे दे दे, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि चोर कौन है। मुकेश ने झटपट जेब से हाथ निकालकर अंगूठी आकाश को दे दी। मैंने धीरज से पूछा, अच्छा, इसका मतलब आप डिटेक्टिव भी हैं? जी, मैं मैनी इन वन हूँ। कहिए, तीसरा एहसान कैसा रहा? अब तो कल आप मेरी गाड़ी में ही बैठेंगी ना, नहीं तो आपकी कीमती चीजों का ध्यान कौन रखेगा? कल क्या होगा वह हम आज नहीं सोचते, कल का कल देखा जाएगा। अगले रोज सब लोग पिछले दिनों की तरह गाड़ियों में बैठने लगे। मैं अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी। बच्चों ने कहा, धीरज भैया गीतांजलि दीदी को पकड़ कर लाएं। इसकी जरूरत नहीं है बच्चों, अगर उसकी इच्छा होगी तो वह खुद आएगी। धीरज ने गाड़ी स्टार्ट की। मैंने उसे रुकने का इशारा किया और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। आज भी सब लोगों ने खूब मजा किया। बहुत से मॉनेस्ट्रीज और दूसरे पिकनिक स्पॉट्स देखे। बौद्ध मंदिरों में घंटियां नहीं होती, घंटियों की जगह बड़े बड़े स्पिन होते हैं। बच्चों ने उन्हें घुमा घुमा कर अपना खूब मनोरंजन किया। क्योंकि आकाश साफ था, इसलिए सबने बाहर ही लंच करने का फैसला किया। सबने भूटानी व्यंजन का ही ऑर्डर दिया। मित्रों ने सास से कहा, यह तो कुछ दिन बाद नहीं कर सकता शादी। सच में बड़ा मजा आ रहा है यहाँ। पहले बोलते तो शायद हो भी सकता था, लेकिन अब संभव नहीं, क्योंकि मैंने यूरोप जाने वाले और सारे प्रबंध फ्लाइट्स के टिकट खरीद चुका हूँ। बहुत ही धूमधाम के साथ आकाश की शादी संपन्न हुई। शादी में सब लोगों ने खूब डांस किया, नागिन डांस भी हुआ। 9 तारीख को दुल्हन को विदा करके लाया गया और 10 तारीख को भी सभी लोग अपने अपने सामान पैक करके अपने अपने शहरों के लिए रवाना होने लगे। धीरज की फ्लाइट 10 बजे की थी, इसलिए वह सबसे विदा लेने लगा। उसने मुझसे कहा, आपके साथ बहुत अच्छा समय गुजरा। अगर कभी आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो या मेरी कोई बात सही ना लगी हो तो उसे भूल जाइएगा। कुछ भी आपको सताने के लिए मेरा कोई इरादा नहीं था। नहीं, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। मुझे आपका हंसमुख स्वभाव बहुत अच्छा लगा। मेरा नंबर आपके पास है, कभी दिल करे तो आप बात कर सकते हैं। मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। शायद दिल में कहीं मैं चाहती थी कि वो कहीं न जाए। वापस आने के बाद कुछ महीने तो मेरी और धीरज कभी कभी एक दूसरे से बात कर लेते थे। फिर धीरे धीरे हम दोनों अपने काम में व्यस्त होने लगे और आपसी संपर्क टूट गया। धीरज ने 1-2 केस ऐसे जीते जिससे वकालत में उसकी ख्याति रातों रात फैल गई। वह तेजी से अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल से सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। समय ऐसे ही बीतता गया। 4 साल के अंतराल के बाद
अचानक धीरज शाह को आकाश का न्यूजीलैंड से फोन आया। आकाश ने बताया कि उसने एक विशेष काम से उसे फोन किया है। धीरज ने उससे पूछा, हाँ बता, क्या खास बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ, यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन तू गीतांजलि को तो जानता है ना, मेरी बहन। उसके साथ कल बहुत भयानक हादसा हो गया है। अगर तुम उसकी कुछ सहायता कर सकते हो तो अवश्य करना। बेचारी बहुत डरी हुई है। पुलिस उसे खोजी कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। हैं? क्या हुआ गीतांजलि को? कहीं करके सीरियल ब्लास्ट में बताना। आकाश ने धीरज को संक्षेप में बताया, जिसे सुनकर धीरज भी चौंक गया। आगे आप देखेंगे कि कैसे गीतांजलि अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में संलिप्त पाई गई। धीरज शाह उसे निर्दोष साबित कर पाए कि नहीं? कौन लोग थे जो गीतांजलि को इस केस में फंसाना चाहते थे? ऐसे अनेकों सवालों का जवाब ढूंढती यह कहानी गीतांजलि वेट्स धीरज शाह आप सभी को पसंद आएगी। कहानी लिखने पढ़ने का शौक हम दोनों को बचपन से था, लेकिन जीवन की भागदौड़ में सब पीछे रह गया। अब जब बच्चे बड़े हुए, सक्षम हुए, तो उनके और अपनों के प्रोत्साहन पर हमने अपनी सेकंड इनिंग में फिर से लिखना प्रारंभ किया है। यह कहानियां जो हम आपको भेज रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित होकर आपका मनोरंजन कर सकें।